हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह राठौर माँ दुर्गा एकेडमी के इस करेंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यूपीएससी एग्ज़ाम के दृष्टि से उन महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को हम सॉल्व करेंगे जो 21 फरवरी से 23 फरवरी के अंतर्गत आते हैं। जिनमें आगे बढ़ते हैं हम, जिनको मैं अंडरलाइन करने के लिए कहूँगा उनको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे। विदेशी हाथ सरकार को सुनियोजित दुष्प्रचार की काट के लिए भी होना होगा सक्रिय। अतीत में पश्चिम के ऐसे कुछ संगठनों ने किस तरह भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की है। ऐसे संगठनों से भारतीयों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ाव कोई दबी छिपी बात नहीं और ना ही यह कि उनका संपर्क संबंध कुछ राजनीतिक दलों से भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रति दुराग्रह से भरी हुई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में अभी भले ही चुनाव का माहौल ना बना हो, लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में बनने लगा है। यह एक यथार्थ है। इसका उदाहरण केवल बीबीसी के शरारतपूर्ण डॉक्यूमेंट्री ही नहीं, अमेरिकी निवेशक जॉर्ज सोरोस का भारत में अनुचित हस्तक्षेप के इरादे से लैस कथन भी है। आश्चर्य नहीं कि अदानी समूह को लेकर आई अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी उसी अभियान का हिस्सा हो जो मोदी सरकार के विरुद्ध भारत के बाहर बनाया जा रहा है। चूँकि आगामी लोकसभा चुनाव निकट आ रहे हैं, इसलिए इसके भरे पूरे आसार हैं कि मोदी सरकार को निशाना बनाने और साथ ही भारत को नीचा दिखाने का काम और तीव्र हो सकता है। इसमें पश्चिमी मीडिया के उस हिस्से का भी योगदान होगा जो पहले से ही मोदी सरकार के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। वह अपने इस पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता ही रहता है। यह भी तय है कि विदेशी मीडिया और उसकी विभिन्न संस्थाओं की ओर से भारत के बारे में जो दुष्प्रचार किया जाएगा उसे भारत में भी दोहराया जाएगा। इसमें राजनीतिक दलों, वामपंथी बुद्धिजीवियों के साथ मीडिया के उस हिस्से की भी भूमिका होगी जो इस मानसिकता से ग्रस्त है कि पश्चिम में जो कहे वही सही। इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि पहले नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन और फिर कृषि कानून विरोधी मुहिम को किस तरह विदेश से ही हवा दी गई। पिछले कुछ समय से पश्चिमी देश में खालिस्तानी चरमपंथी जिस तरह सिर उठा रहे हैं उसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि खालिस्तानी तत्वों को पश्चिम की वे ताकतें हवा दे रही हैं जो भारत की छवि मलिन करने का बहाना खोजती रहती है। ये वे ताकतें हैं जो भारत के उभार से सशंकित हैं और उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इनमें कुछ गैर सरकारी संगठन भी हैं जिनकी ओर विदेश मंत्री ने संकेत किया। यह ध्यान रहे कि अतीत में पश्चिमी के ऐसे कुछ संगठनों ने किस तरह भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की है। ऐसे संगठनों से भारतीयों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़ाव कोई दबी छिपी बात नहीं और ना ही यह उनकी संपर्क संबंध कुछ राजनीतिक दलों से भी है। अब जब सरकार यह अच्छे से जान रही है कि उसके खिलाफ पश्चिमी शक्तियां सक्रिय हो चुकी है और आने वाले समय में आप अपना दुष्प्रचार तेज कर सकती हैं, तब न केवल उसे बल्कि देश के लोगों को भी सावधान रहना होगा। इसके साथ ही सरकार को अपने खिलाफ किए जा रहे सुनियोजित दुष्प्रचार की काट करने के लिए भी सक्रिय होना होगा। ठीक दोस्तों, फिर कहा है, इसके बाद है यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसके संपर्क में है। यूक्रेन युद्ध का एक वर्ष पूर्व पूरे विश्व के लोगों पर बुरा असर डालने वाली इस लड़ाई को रोकना जरूरी। युद्ध ने केवल दोनों देशों को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि यूरोप समेत समूचे विश्व पर असर डाला है। इस युद्ध के चलते खाद्यान्न संकट तो पैदा ही हुआ, अन्य अनेक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। इसके चलते तमाम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दुनिया भर में बढ़े। यूक्रेन पर रूस के हमले का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन युद्ध समाप्त होने की कोई कहीं संकेत नहीं दिख रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति ने एक दूसरे के खिलाफ जैसे वक्तव्य दिए, उससे इस युद्ध के हाल फिलहाल समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। उल्टे इस युद्ध से उपजा तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीन की ओर से रूस को हथियार देने की तैयारी पर अमेरिका ने उसे चेतावनी दी है, लेकिन वह उसकी कोई परवाह करता नहीं दिख रहा है। पता नहीं यह युद्ध किस मोड़ पर पहुंचेगा, लेकिन यह सही समय है कि रूस इस पर विचार करे कि आखिर उसे यूक्रेन पर हमला करने से क्या मिला। वह जिस तरह यूक्रेन पर अपने
हमले जारी रखने को विवश है, उससे यही स्पष्ट होता है कि उसने जो लक्ष्य तय कर रखे थे वह उसे प्राप्त नहीं हो सके। उसने भले ही यूक्रेन के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह उन्हें अपने पास बनाए रख सकेगा, क्योंकि यूक्रेनी सेना अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले संगठन नाटो में शामिल देशों की सैन्य सहायता से रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में युद्ध विराम की कोई सूरत नहीं बनती। जिस तरह रूस अपने संसाधनों को युद्ध में झोंक रहा है, उसी तरह यूक्रेन और उसके साथ खड़े नाटो देश भी, दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इसकी कोशिश कोई नहीं कर रहा कि बातचीत के जरिए युद्ध को समाप्त किया जाए। जैसे रूस को यह समझ नहीं आ रहा कि यूक्रेन के कुछ हिस्से पर काबिज होने से हासिल क्या होने वाला है, वैसे ही यूक्रेन इस पर ध्यान देने से तैयार नहीं कि वस्तुतः पश्चिम का मोहरा बनकर रह गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने केवल इन दोनों देशों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि यूरोप समूचे विश्व पर असर डाला है। इस युद्ध के चलते खाद्यान्न संकट तो पैदा हुआ ही है, अन्य अनेक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इसके चलते तमाम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दुनिया भर में बढ़े। इस युद्ध ने केवल यूक्रेन में ही नहीं जन धन की हानि बल्कि पूरे विश्व में हुआ है। मानवता के समक्ष उपजे इस संकट को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई भी इस पर बल देने के लिए आगे नहीं आ रहा कि युद्ध को थामने की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोकने में जिस तरह असहाय दिखा, वह चिंता की बात है। उचित यह होगा कि G20 समूह के अध्यक्ष के रूप में भारत उन संभावनाओं को टटोले जो इस युद्ध को समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों, यह रहा कि यूक्रेन जो युद्ध है उसके दुष्प्रभाव। विश्व को राह दिखाता भारत जरूरतमंदों तक समाधान पहुंचाना कर रहा सुनिश्चित। बढ़ता हुआ तापमान गरीबी दूर करने की कवायद को कठिन बनाएगा। इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, संक्रामक बीमारियों में वृद्धि होगी और संसाधनों की दिशा जरूरतमंद लोगों से भटक जाएगी। यह एक दुष्चक्र है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से गरीबों की स्थिति सबसे नाजुक है। करीब 2 दशक पहले मैंने निर्णय किया कि अपने जो बिल गेट्स है वो बोल रहे हैं कि करीब 2 दशक पहले मैंने निर्णय किया कि अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा समाज को वापस करूंगा। आरंभ से ही मेरी यही लक्ष्य था कि जो विषमता मैंने विश्व भर में देखी उसे दूर करने की दिशा में मदद कर सकूं। अपने अभियान की शुरुआत मैंने सबसे ज़्यादा वैश्विक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, क्योंकि यह केवल सबसे विकट समस्या बल्कि ऐसी समस्या है जिसका समाधान संभव है। आज भी वही स्थिति है। हालांकि समय के साथ बढ़ते वैश्विक तापमान के विध्वंसक परिणाम प्रत्यक्ष हुए हैं, जिनसे स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का तोड़ निकालने बिना आप गरीबी के जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधार सकते। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य का मुद्दा असल में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बढ़ता हुआ तापमान गरीबी दूर करने की कवायद को कठिन बनाएगा। इससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, संक्रामक बीमारियों में वृद्धि होगी और संसाधनों की दिशा जरूरतमंद लोगों से भटक जाएगी। यह एक दुष्चक्र है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से गरीबों की स्थिति सबसे नाजुक है। असल में जिस समुदाय पर जलवायु परिवर्तन की जितनी ज़्यादा मार पड़ती है, वह उतना ही अधिक गरीबी के दलदल में धंसता जाता है। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए हमें दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान निकालने की आवश्यकता है। जब मैं इस विषय में बात करता हूं, तो अक्सर यही सुनता हूं कि एक ही समय पर दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए ना तो पर्याप्त समय है और ना ही संसाधन। एक समय में केवल एक ही चुनौतियों का समाधान का विचार चिंताजनक है। मैं इसे लेकर आग्रही हूं कि यदि हम सभी राह का चयन करें तो एक साथ कई बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सकते हैं। उस स्थिति में भी जब विश्व कई संकट झेल रहा हो, इस मामले में भारत से बेहतर कोई और प्रमाण नहीं जिसने उल्लेखनीय प्रगति की। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IAIR पूसा में उगाई जा रही नई पीढ़ी के चने के पौधे को ही देख लीजिए। चना भारत का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है। यह तमाम छोटे किसानों की आय का महत्वपूर्ण साधन है। पोषण के लिए भी इस पर भारी निर्भरता है, लेकिन बढ़ता तापमान चने की फसल के लिए खतरा है। बढ़ते तापमान से चने की उपज में 70% तक गिरावट का अंदेशा है। इससे जीवन और आजीविका पर जोखिम मंडरा रहा है।
इस चुनौती को देखते हुए गेट्स फाउंडेशन ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र और कृषि अनुसंधान पर गठित अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ मिलकर IARI के शरणार्थियों को सहयोग दिया है। उन्होंने चने की ऐसी किस्में विकसित की है जो 10% तक उपज बढ़ाने के साथ ही सूखे की स्थिति का सामना करने में भी कहीं अधिक सक्षम है। इनमें एक किस्म तो किसानों के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य विकास के चरण में है। इस प्रकार भारत वैश्विक ताप वृद्धि के दौर में अपने किसानों के साथ देने के साथ ही लोगों के खान पान पोषण की चुनौतियों का सामना करने के लिहाज से भी बेहतर रूप से तैयार है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारत में खेती का भविष्य पूसा के एक खेत में आकार ले रहा है। जलवायु, भूख और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों के दुर्जय समझे जाने का एक कारण यह भी है कि हमारे पास उन्हें सुलझाने के सभी विकल्प अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि IARI के शोधार्थियों जैसे नवप्रवर्तकों के माध्यम से जल्द ही हमारे पास वह सभी उपाय होंगे। भारत मुझे भविष्य के लिए आशा बांधता है। भारत जल्द ही विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने के करीब है। यहाँ आप व्यापक स्तर पर समस्याएं सुलझाए बिना अधिकांश समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। भारत ने यह सिद्ध किया है कि वह बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। देश ने पोलियो को जड़ से मिटा दिया, HIV संक्रमण घटा है, गरीबी में कमी आई है, बाल मृत्यु दर घटी है, स्वच्छता और वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ा। यह कैसे संभव हुआ? भारत ने विश्व को राह दिखाने वाला ऐसा नवाचार वाला तरीका अपनाया है जिससे सुनिश्चित किया गया कि समाधान उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी आवश्यकता है। डायरिया को रोकने वाली रोटा वायरस वैक्सीन जब सभी बच्चों तक पहुंचानी मुश्किल थी तो भारत ने उसे स्वयं बनाने का फैसला लिया। उसने विशेषज्ञों के साथ ही वित्तीय संसाधन प्रदाताओं के साथ कड़ियाँ जोड़ी और फैक्ट्री लगाने के लिए वैक्सीन के प्रभावी वितरण का तंत्र बनाया। परिणाम स्वरूप 2021 तक एक वर्ष तक के 83% शिशुओं को रोटा वायरस के कवच प्रदान किए गए। यह किफ़ायती वैक्सीन अब विश्व के दूसरे हिस्सों में लगाई जा रही है। भारत भी जलवायु परिवर्तन के मुहाने पर है, मगर स्वास्थ्य के मोर्चे पर उसकी प्रगति जनता को अनुकूल बनाने के साथ ही अन्य चुनौतियों से निपटने की राह भी दिखाएगी। नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए मैं अगले सप्ताह भारत आ रहा हूं। उनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को दूर करने के उपाय तलाशते लगे हैं, जैसे ब्रेक थ्रू एनर्जी के फेलो विद्युत मोहन और उनकी टीम दूर दराज के कृषि समुदाय के लिए कचरे को जैव ईंधन एवं उर्वरक में परिवर्तित करने में जुटी है। वहीं कुछ अन्य ताप वृद्धि से ताल मिलाने और सूखे के प्रति अपेक्षाकृत अनुकूल कृषि समाधान तैयार कर रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन और ब्रेक थ्रू एनर्जी में उम्दा साझेदार के प्रयासों से ही हो रही प्रगति को देखने की मुझ में भारी उत्सुकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का यह रहा 3 दिन का जो त्रिदिवसीय करेंट अफेयर्स है वह आज का कंप्लीट हुआ। तो अगर आप कहीं पर मिस किए हैं तो उसको जाकर फिर से रिवाइज कर लें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर हम अगले करेंट अफेयर्स में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।